स्ट्रगल पीरियड, काठमांडू में रहना, वहाँ खाना, वहाँ का रेंट देना। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। मेरे साथ हैं फिल्म निर्देशक संतोष सरकार जी। संतोष सरकार जी नेपाल के विराटनगर में रहते हैं और आज इनसे जानेंगे कि ये इन्होंने कैसे शुरुआत की और अब ये इतने बड़े नाम कैसे हो गए। इस इलाके में, सीमांचल इलाके में फिल्म जगत और जो नए नए कलाकार हैं उनको इन्होंने बहुत सारा मौका दिया है। तो इनसे जानते हैं कि किस तरह से आपने शुरुआत की। सन सिटी के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और सन सिटी टेलीविज़न को भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी शुरुआत अगर कहा जाए तो 1999 से मैंने इस फिल्म में कदम रखा था और उस वक्त जो है फिल्म की तरह ख्वाब था, चाहे हमारे सीमांचल में कहा जाए या नेपाल के तराई फील्ड में जो हो। फिल्म हम लोग भी सोचते थे कैसा होता है फिल्म। अब फिल्म में अगर जाना है या कुछ करना है तो इधर मुंबई जाना पड़ेगा या तो उधर काठमांडू, उसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी। तो फिर उस वक्त एक जुनून मेरे दिमाग में था बचपन से। मैं काम भी करता था, मैं बहुत छोटी उम्र से काम कर रहा हूँ। लगभग मैं 17-18 साल का उम्र से ही काम करने लगा था घर की आर्थिक अवस्था के कारण। तो काम भी करना था और अपना एम को भी पूरा करना था। मैं 4 बजे सवेरे उठता था। 4 बजे सवेरे उठकर मैं मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करता था, मार्शल आर्ट सीखने जाता था। फिर उसके बाद डांस, एक्टिंग, ये तीनों क्लास हम सवेरे 4 बजे से लेके 8 बजे तक लेते थे। ये क्रम लगभग 4 साल मैंने लगातार ट्रेनिंग लिया। किस जगह पे? विराटनगर में ही किया, जहाँ मेरा घर है जी। विराटनगर में ही मैंने सारा ट्रेनिंग लिया। 8 बजे तक हम ट्रेनिंग लेके फिर देखिए उस वक्त 8 बजे से फिर मेरा ड्यूटी चालू हो जाती थी। मेरा एक बैग रहता था, एक साइकिल थी, वो साइकिल और बैग हमेशा मेरे साथ रहता था। वो बैग में मेरा सारा ड्रेस, मार्शल आर्ट का ड्रेस, डांस का ड्रेस, बाकी वो सारा चेंज करके फॉर्मल ड्रेस जो पहनना है वो ड्रेस। तो मैं दुकान पहुंचकर, जहां मेरा काम जॉब था, वहां पहुंचकर फिर फॉर्मल ड्रेस ला के मैं काम करना शुरू करता था। मतलब वो ड्रेस धोने का टाइम भी, मतलब सुखाने का टाइम भी नहीं मिलता था। फिर मैं वहाँ से 12 बजे खाना खाने का टाइम होता था, तो 12 बजे मैं घर जाकर माँ को वो सारा ड्रेस दे देता था और माँ जो उसको सफ़ा करके रखती थी। तो बहुत मेहनत किया है। आज संतोष सरकार ऐसे ही नहीं बना है। और मैं आने वाले सारे कलाकारों को ये कहना चाहूँगा कि मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे, अपने अंदर क्वालिटी लाएंगे तो ज़रूर आगे बढ़ना है। कोई नहीं रोक सकता है आपको। आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाते जाइए और अब संयमता रखना पड़ा, तुरंत कुछ नहीं होता। आज देखिए 20-22 साल हो गया है, बहुत बड़ा मुकाम ही मैंने नहीं पाया है। अभी मैं लोकल एरिया में ही हूँ। हाँ, इस लोकल एरिया को जगाया, इस लोकल एरिया के लिए मैंने किया, क्योंकि मैं बहुत दुखी था उस वक्त। जब मैं काठमांडू पहुँचा, वहाँ पर फर्स्ट टाइम में भी मुझे उस वक्त स्ट्रगल करना नहीं पड़ा। मेरा टैलेंट को वहाँ पर सराहा। मतलब आप काठमांडू चले गए? हाँ, 1999 में मैं काठमांडू गया। अच्छा। वहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम में ही सीरियल का लीड रोल मिल गया, हीरो का रोल। अच्छा। हॉस्टल सीरियल का नाम था। अच्छा। और वो सीरियल जो है बेजोड़ हिट हो गया। अच्छा। हिट होने के बाद मुझे नेपाली सीरियल थी। फिर उसके बाद वहाँ पर काम के लिए लोग मुझे बुलाने लगा, मगर उस वक्त मेरी मजबूरी क्या थी, स्ट्रगल पीरियड, काठमांडू में रहना, वहाँ खाना, वहाँ का रेंट देना, उसके बाद फिल्म लाइन में बंधे रहना। मतलब कि आप जो कर रहे थे खुद काम करते और उसी पैसे से जो है ये सारा मेंटेन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर मैं काम करता था फिल्म में, मतलब सीरियल खेल रहा था और फर्स्ट सीरियल से ही मुझे पैसा मिलना शुरू हो गया था। फर्स्ट सीरियल में ही पैसा मिलता था और उस पैसे से मुझे अपने आप को भी काठमांडू में खुद अपने आप को मेंटेन करना था और घर में भी खर्च भेजना था। अच्छा, मतलब ये दो जिम्मेवारी थे मेरे ऊपर। मतलब आपके ऊपर था कि आप खुद की जो है एम को भी पूरा करें, साथ साथ परिवार को भी मेंटेन करना था। ये प्रॉब्लम मेरे साथ थी।
तो फिर मैंने देखा दोनों चीज़ को मेंटेन कर पाना मुश्किल हो रहा था। जी। फिर काठमांडू में मैं बहुत सोचा। फिर दुर्गा पूजा का टाइम में मैं घर आ गया विराटनगर जब घर आया तो मैं देखा माँ का स्थिति खराब, घर का स्थिति खराब। जी। तो फिर दिल नहीं किया। दिल में मैंने ये सोचा कि अगर माँ बाप ही ना रहे तो मैं ये नाम कमाऊंगा किसके लिए, क्या करूँगा नाम का? ये नाम कमा कर क्या करूँगा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं फिर काम करूँगा। मैं सोना का कारीगर था, अच्छा। गहना बनाता था। जी। मैं फिर काम करूँगा। एक बहन थी, 2 बहन का शादी मैं करा चुका था। एक छोटी बहन थी, उसकी शादी करनी बाकी थी। जी। तो फिर मैं फिर सोनारी लाइन में भिड़ गया। काम करते बहन का शादी दिया और फील्ड को मैंने नहीं छोड़ा। फिर मतलब आपने सोना का काम करते हुए अन्य जो आपका जो एम था उस पे भी फोकस रखा मैंने, इसको छोड़ना नहीं छोड़ना है। अच्छा। तो फिर उस मैंने समय में कैसे समय निकाल पाते हैं? शनिवार को छुट्टी होता था जी। और उसके बाद क्या था कि काम पड़ जाए तो मैं तो छुट्टी भी ले सकता हूँ, दुकान से छुट्टी लेता था। जी। तो उस वक्त मैंने एक सोच बनाई कि एक फिल्म बनाई जाए, लोकल, अपनी जो लोकल कलाकार है उन लोगों को लेकर काम किया जाए और एक इंडस्ट्री का शुरुआत किया जाए। तो मैंने पहला फिल्म बनाया खतरा, जो वीडियो फिल्म थी। तो ये जो वीडियो फिल्म थी मैथिली थी या नेपाली थी? वो मैंने 2 भाषाएं बनाया था, नेपाली और हिंदी। नेपाली और हिंदी। मैंने 2 भाषाएं बनाया। नेपाल की शायद वो पहली हिंदी फिल्म थी। अच्छा। नेपाल में बनी हुई वो पहली हिंदी फिल्म थी। तो वो फिल्म बनाने का मैंने हिम्मत किया। तो कैमरा उस वक्त ना सीमांचल में अवेलेबल था और ना ही नेपाल के तराई में। तो फिर कहाँ से लाया आपने टीम? तो शादी खींचने वाला कैमरा जो होता है, अच्छा। मैंने वीडियोग्राफर को बोला भाई एक फिल्म बनाना है जी। आप क्या कर सकते हैं। तो खुशकिस्मती से वो जो वीडियोग्राफर थे वो भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे। अच्छा। वो एक्टिंग वगैरह इधर उधर करते थे। तो बोला हाँ करते हैं ना मिलके, अपना लोकल यहाँ से स्टार्ट करना भी ज़रूरी है। लोग काठमांडू ही क्यों जाए यार, बॉम्बे ही क्यों जाए। मतलब कि आपने जो प्रयास शुरू किया तो लोग जो है जुड़ना शुरू हो गया जी। तो बोला करते हैं, सब मिलके करते हैं। क्या नाम था उनका? उनका नाम था लक्ष्मण पुण्य। फिर उसके बाद कैमरामैन तो हो गया, अब मेकअप मैन चाहिए तो क्या करे। तो एक ब्यूटिशियन को मैंने बोला एक फिल्म बना रहे हैं आप तो मेकअप करते ही हैं, तो फिल्म के लिए थोड़ा हार्ड मेकअप की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा। हालांकि मुझे काठमांडू में फिल्म सीरियल कर चुका था। तो मैंने पेन केक वगैरह उसको खरीदवाया और बोला इससे मेकअप कीजिए, अच्छा होगा। मेकअप में भी मैंने बहुत हेल्प किया और वो हॉरर फिल्म थी। अच्छा। और हॉरर फिल्म में अब वो जो हॉरर है उसका भी मेकअप का जिम्मेवारी मेरे कान पे थी। अपने टफ चीज़ थी। बहुत टफ। तो उसका भी हॉरर का मेकअप भी हम खुद करते थे। अच्छा। और साथ में वहाँ के लोकल लड़कों को लड़कियों को लेकर मैंने 3 महीना ट्रेनिंग दिया उन लोगों को। 3 महीना एक्टिंग की ट्रेनिंग दी। यानी विराटनगर में जो अभी जो माहौल है कला को लेके, फिल्म को लेके, उसमें आपने बहुत मेहनत किया। फिर मैंने लड़कों को 3 महीना ट्रेनिंग दिया। फिर फिल्म स्टार्ट किया मैंने। तो क्रेन ट्रॉली वगैरह उस वक्त कुछ भी नहीं था, तो मैंने बांस का क्रेन बनाया उस वक्त। अच्छा। बांस का क्रेन बनाया कि क्रेन शॉट भी मुझे लेना है, तो बांस का क्रेन बनाया। और लाइटमैन चाहिए, तो बिजली का जो मिस्त्री होता है इलेक्ट्रिशियन, हम बोले भाई तुमको लाइटमैन का काम करना है। अच्छा। तो उसे लाइट बालना, उसको मैनेज करना, मतलब कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किए। और इस तरह से मैंने बनाया वो फिल्म खतरा। पहली फिल्म थी, पहली बार विराटनगर में लगा, लोगों में उत्साह बहुत बढ़ गया। अच्छा। तो उस वक्त तो इस तरह से वेब तो नहीं था, उस वक्त यूट्यूब सब तो उतना नहीं कुछ भी नहीं था। तो उसको कैसे चलाया आपने? प्रोजेक्टर पे? उसको प्रोजेक्टर से हमने, डिजिटल फिल्म आ चुकी थी उस वक्त। अच्छा। सिनेमा हॉल डिजिटल में जा चुका था। अच्छा। तो डिजिटल प्रविधि होने का वजह से की बात होगी, ये आपका 2006 की बात है। अच्छा, 2006 की बात है। 2006 की बात है। अच्छा। तो फिर
6 नहीं 4 होगा, 4 की बात है। तो फिर डिजिटल युग की शुरुआत हुई। डिजिटल की युग की शुरुआत हो चुकी थी। तो डिजिटल हॉल में मेरी फिल्म चली, लोगों ने बहुत पसंद किया। कुछ कमजोरी थी, पहली फिल्म थी, मगर उससे फिल्म को बहुत बड़ा मतलब उत्साह प्लेटफॉर्म मिला और उत्साह मिला। जी। तो लोगों का ये इच्छा हुआ कि नहीं, हम लोग लोकल में और अच्छा फिल्म बना सकते हैं। जी तो इस इंडस्ट्री, मैथिली इंडस्ट्री में जो लोग लगे हुए हैं, जी। वो भोजपुरी को टक्कर देने के लिए तैयार खड़े हैं टेक्निकली। मैथिली में आपका नेपाल में भी बहुत लोग मैथिली जी, बोलते जी, हैं जी, और जी, इंडिया में इंडिया बोलते में हैं। तो भारत नेपाल मैत्री संबंध को भी ये बढ़ावा दे रहा है। ये बढ़ावा दे ही रहा है, और साथ हम लोग का नज़र में कभी भी भारत और नेपाल जैसा चीज़ दृष्टिकोण में आया नहीं। जी हम लोग हमेशा मैथिली को दोनों देश का भाषा, हाँ, और कला क्षेत्र में भी करते हुए, हमारा फील्ड सिर्फ नेपाल नहीं, इंडिया भी है। और इंडिया का फील्ड नेपाल भी है। इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट एक फिल्म इंडस्ट्री का नेपाल भी है। जी जी हिंदी फिल्में बहुत चलती है। जी। तो हम लोग मार्केट, मतलब नेपाल और इंडिया को लेके कभी भी ये नहीं सोचा कि हम लोग का देश अलग है। देश अलग है, मगर कला संस्कृति एक है। हम लोग का प्लेटफॉर्म एक है। कलाकार के लिए कोई सीमा नहीं होती। कोई सीमा नहीं है। तो हम लोग देश के नज़रिया से नहीं देखते, कलाकारिता का हिसाब से देखते हैं। तो उसी तरह मैथिली नेपाल में भी है, इंडिया में भी है, और हम लोग मिलजुल के ही करते हैं। जैसे आमिर भाई, ये लोग सब इंडिया के हैं, इधर के सारे लोग मेरे साथ मिलके काम करते हैं, नेपाल में जाके काम नेपाल करते के भी हैं। कलाकार हैं आपके हाँ, पास। और हम कभी बिहार में आके काम करते हैं। जी तो ये आदान प्रदान चल ही रहा है। तो मेरा कहना यही है कि हम लोग कभी अलग नहीं सोचे हैं, और फील्ड जो है दोनों तरफ को, उस इज्जत फिल्म से दोनों तरफ की फील्ड को फ़ायदा पहुंचा, और मैथिली जो है आगे आ गया है। जी और यहाँ का प्राविधिक इतना स्ट्रांग हो चुकी है जी। कि भोजपुरी का साथ मुकाबला कर सकता है। और भोजपुरी नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, आपको तभी भी कह चुके हैं कि अब मेरी आने वाली फिल्म जो है, जो इस साल हम करेंगे, वो इस क्षेत्र को बहुत आगे लेके जाएगी। सीमांचल के बारे में जो है आपने देखे हैं, आपने सीमांचल के बारे में क्या कहना चाहिए? यहाँ प्रतिभाओं की क्या स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा बताएं, आपने जो महसूस किया। सीमांचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जी सीमांचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, संरक्षण की कमी है। अच्छा, संरक्षण की कमी है। जी, बिल्कुल। सरकार की ओर से कोई काम नहीं दिख रहा है कि कलाकारिता के विषय में कुछ बढ़ावा दे या फिल्म लाइन को बढ़ावा दे। वो मैंने यहाँ नहीं देखा है सीमांचल में। क्योंकि अन्य अन्य स्टेट में देखिए क्या बोलता है, यूपी में उतना बड़ा फिल्म सिटी खड़ा कर दिया है। जी बिल्कुल। बंगाल में इंडस्ट्री है, बगल में सटा हुआ बिहार से यूपी और बंगाल में इंडस्ट्री है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है। मगर यही देख लीजिए, बिहार में नहीं है। जबकि इतना पुराना राज, देश का पहला राज इंडिया जब बनना शुरू हुआ, तो सबसे पहला बिहार से शुरू हुई थी। अच्छा, आपने जब से शुरुआत किया, अब आप खुद को कहाँ पाते हैं? देश के हिसाब से या अपनी संतुष्टि, कला के हिसाब से? कला का हिसाब से मैं अपने आप को पूरा बहुत बड़ा परिपक्व तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये बहुत सीखने की चीज़ है, सीखते ही रहना पड़ता है। मगर मैं वहाँ तक आ पहुँचा हूँ कि मुंबई को टक्कर दे सकता हूँ। टक्कर दे सकता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी यहाँ तैयार हो चुके हैं टेक्निकली, जितने भी टेक्नीशियन साथी लोग हैं, हम लोग मुंबई को टक्कर दे सकते हैं। पूरी की पूरी टीम को तैयार कर दिया। हाँ, यानी टीम कि नहीं, पूरा क्षेत्र बोलिए। क्षेत्र, हमारे इस क्षेत्र में सब मेरे साथ ही जुड़ा हुआ जरूरी नहीं है। जी कोई टैलेंट कहीं से उभर रही है, कोई टैलेंट कहीं से उभर रही है। मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़र में है कुछ लोग जो कि अब हिंदी से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम लोग मुंबई से मुकाबला कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को आपके मैंने गाने देखे, आपने जो है नेपाल के उन इलाकों में भी शूट किया है जो कभी उसका उतना हाईलाइटेड नाम नहीं था। तो यहाँ के भी आपने बहुत सारे कलाकारों को मौका दिया है। और वहाँ के बारे में, आपके बारे में सुनने को आया कि आपने वहाँ फिल्म सिटी के लिए जगह ली है। क्या इसके बारे में थोड़ा बताएं? अब क्या है कि बिहार से हम लोग को बजट को लेकर सोचना पड़ता है जी कि बजट, जितना ही बजट है उसको किस तरह से अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाए। जी तो अच्छी बजट, छोटी सी बजट को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए हम लोग के लिए जगह थोड़ा सुंदरीकरण, पहाड़, हिमालय, ये सब जगह जो है, तो नेपाल बगल में है। तो बिहार के लिए सबसे सुविधा क्या है कि नेपाल में जाकर अगर शूटिंग करते हैं
तो हम लोग का सुंदर दृश्य का कमी नहीं है। आपके कहने का मतलब है जो कम बजट के एल्बम है या फिल्म है उसके लिए एक अच्छा लोकेशन वहाँ उपलब्ध हो जाता कम बजट ही नहीं कहेंगे, सिर्फ कम बजट नहीं कहेंगे, मतलब समय के हिसाब से हम लोग के सबसे नज़दीक, मतलब हम लोग पहाड़ बहुत जल्दी पहुंचना हो तो बगल में नेपाल है। जी उसके बाद संसाधन के हिसाब से जी बजट का तो कोई बात ही नहीं है, बिग बजट का भी काम कर सकते हैं। हाँ। मगर हम लोग के पास जो संसाधन अभी है, जितना चीज़ अवेलेबल है, जी। हम लोग जिस बजट में काम कर रहे हैं, अभी हम लोग के लिए बहुत बड़ा सुविधा नेपाल बगल में होना जो है ये बहुत बड़ी सुविधा है। और आपने कहा कि वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लिए 200 बीघा ज़मीन, हाँ, तो कोई भी चीज़ के लिए संगठन का ज़रूरी है। देखिए, मैंने नेपाल में संगठन बनाना शुरू किया। आज संगठन का उसी संगठन का मार्फत अवार्ड कार्यक्रम, ट्रेनिंग कार्यक्रम, सारा चीज़ मैं नेपाल में करवा रहा हूँ। और उसी संगठन का मार्फत मैंने सरकार से मांग किया और सरकार ने 200 बीघा ज़मीन फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया है और इस साल बजट भी पास हो रही है। तो इससे सिर्फ नेपाल या नेपाल के तराई बेल्ट को ही नहीं, ये सीमांचल से जुड़े हुए कलाकार लोगों को भी बहुत आसान और बेनिफिट होगी। तो मेरा जो इच्छा है सिर्फ उधर ही नहीं, विराटनगर नेपाल से लेके हमारे सीमांचल तक जो भी पीड़ित कलाकार हैं उस सब का प्लेटफॉर्म एक साथ तैयार हो, क्योंकि हम लोग भी पीड़ित है, इधर भी पीड़ित है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, मगर अब तो सरकार ने उधर तो ध्यान दे चुका है। अब इधर के दोस्तों को भी कहते हैं कि आप लोग लगिए, संगठन बनाइए और सरकार से मांग कीजिए, कहिए कि इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए, यहाँ के कलाकार लोगों को जगह दीजिए, तब जाके सरकार भी सुनेगी। आप संगठन नहीं बनाएंगे तो सरकार किसको जाके देगा? सरकार का भी गलती नहीं, वो किसको देगा? मगर क्या उसके लिए संगठन लेकर जाना पड़ा ना कि हम लोग हैं, ये फलाना फलाना कलाकार बिहार में है, हम लोगों को संरक्षण दीजिए, तो सरकार भी देगी, ज़रूर देगी। तो उसके लिए आप लोगों को, यहाँ के जितने भी मीडिया कर्मी भी इसी से जुड़े हुए लोग ही हैं, आप लोग यहाँ के कलाकार लोग सब मिल के इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। मैं बिल्कुल विनती करता हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे फिल्म निर्देशक संतोष सरकार जी। यसमा ल यहाँ हेर्नु ल, हेर्दा यहाँ हेर्नु होला।